दोस्तों, यूएस मिलिट्री एक बहुत बड़ी क्राइसिस से जूझ रही है। वो ये कि उसके पास हथियारों और मिसाइल्स का स्टॉक डेंजरसली लो हो चुका है। चलिए इस पूरे मुद्दे को आसान भाषा में समझते हैं। तो अमेरिका का जो वेस्ट एशिया वॉर में कंटिन्यूअस इन्वॉल्वमेंट रहा है, उसमें अमेरिका ने अपने सबसे महंगे और एडवांस्ड वेपन्स यूज कर डाले हैं। कौन से वेपन्स? जैसे पेट्रियट और थार्ड जैसे सिस्टम्स, ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम्स जो इनकमिंग मिसाइल्स को हवा में ही मार गिराते हैं, या फिर टोमाहोक मिसाइल्स जो कि लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल्स हैं जो प्रिसाइज टारगेट्स को हिट कर सकती हैं। तो ईरान के साथ युद्ध में एंगेज करने के कारण अमेरिका के इस प्रकार के क्रिटिकल म्यूनिशंस की स्टॉक पाइल्स डिप्लीट हो चुकी है। रिजर्व्स टारगेट लेवल से काफी नीचे जा चुके हैं। और याद रखिएगा, ये कोई आम वेपन्स नहीं है, ये आपके रेगुलर गोला बारूद नहीं है। ये कॉम्प्लेक्स और सोफिस्टिकेटेड सिस्टम्स हैं जिसकी हर एक मिसाइल मिलियंस ऑफ डॉलर्स की आती है। लगातार अटैक्स को रोकने में और उनको लॉन्च करने में अमेरिका ने इतनी मिसाइल्स दाग दी हैं कि उसका सेफ रिजर्व बफर यानी कि इमरजेंसी स्टॉक लिमिट क्रॉस होकर डेंजरस जोन में चली गई है। इसी के कारण अमेरिका का डिफेंस हेडक्वार्टर्स पेंटागन पैनिक कर रहा है। पेंटागन ने एक इमरजेंसी डायरेक्टिव इशू किया है जिसमें उसने अमेरिका के बड़े बड़े डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स जैसे कि लॉकहीड मार्टिन, रेथियन और बोइंग से कहा है कि अपनी फैक्ट्रीज की प्रोडक्शन स्पीड को बढ़ाइए, फैक्ट्रीज के थ्रूपुट को बढ़ाइए। अब हमें केवल प्रोमिसेस नहीं, ग्राउंड पर रिजल्ट चाहिए, ग्राउंड प्लान चाहिए कि तुम ये सब कैसे अचीव करोगे। पेंटागन ने ऐसा डायरेक्टिव इशू किया है। अब दिक्कत यह है कि यहां पर वेपन्स बनाने की बात हो रही है, कॉम्प्लेक्स सोफिस्टिकेटेड वेपन्स। इंस्टेंट नूडल्स नहीं बनाना है। एक टोमाहोक या पेट्रियट मिसाइल बनाने में एक सिंपल असेंबली लाइन से काम नहीं चलता है। ये कार बनाने जैसा आसान नहीं है। इसमें बहुत सारे हर्डल्स आते हैं, जैसे कि स्पेशलाइज्ड पार्ट्स लगते हैं। इन मिसाइल्स में कस्टम माइक्रोचिप्स लगती हैं, रॉकेट की मोटर्स चाहिए होती हैं, एडवांस सेंसर्स चाहिए होते हैं और रेयर अर्थ मिनरल्स चाहिए हैं, जिसकी ग्लोबल सप्लाई चेन ऑलरेडी स्लो है। इसके बाद आपको प्रोडक्शन को डबल या ट्रिपल करना है तो फैक्ट्रीज को एक्सपैंड करना पड़ेगा, बट फैक्ट्री की एक्सपेंशन की लिमिट होती है। ओवरनाइट आप नई असेंबली लाइन तो सेटअप नहीं कर लेंगे। नई असेंबली लाइन सेटअप करने में, रॉ मटेरियल्स को सिक्योर करने में महीनों या कई बार सालों लग जाते हैं। इसके बाद वर्कफोर्स कंस्ट्रेंट्स भी आते हैं, आपको स्किल्ड वर्कर्स चाहिए। इन कॉम्प्लेक्स वेपन्स को बनाने के लिए हाई लेवल एरोस्पेस इंजीनियर्स चाहिए, सर्टिफाइड टेक्नीशियंस चाहिए जो मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं होते, इनकी शॉर्टेज होती है। इसके बाद पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल हर्डल्स तो हैं ही। आपको फैक्ट्री को स्केल अप करना है, नई चीज़ें प्रोक्योर करनी है, उसके लिए अरबों डॉलर चाहिए, बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगेंगे आपको, जिसके लिए फिर यूएस पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा, कांग्रेस से अप्रूवल लेना पड़ेगा, जहां बजट को लेकर पॉलिटिकल डिबेट्स और डिले होना तय है। तो फैक्ट्री थ्रूपुट बढ़ाना, डिफेंस स्पेंडिंग रेज करना आसान नहीं होगा। फिर बिग पिक्चर देखें तो अमेरिका का केवल एक ही हेडेक थोड़ी है मिडिल ईस्ट, इंडो पैसिफिक रीजन भी तो है। ताइवान या चाइना को लेकर टेंशन्स भी हैं। ये अमेरिका की बहुत बड़ी वल्नरेबिलिटी है। अब आप सोचिए, वेपन्स की शॉर्टेज है, ऐसे में अगर कल को ताइवान स्ट्रेट या साउथ चाइना सी में कोई बड़ा स्टैंड ऑफ या मिलिट्री एस्केलेशन हो जाता है तो अमेरिका के पास काउंटर करने के लिए रिक्वायर्ड स्टॉक अवेलेबल नहीं होगा। जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स चाहिए होंगी, इंटरसेप्टर्स चाहिए होंगे, उनकी शॉर्टेज होगी। तो एक तरह से अमेरिका ने एक फ्रंट पर स्टॉक खत्म करके दूसरे क्रिटिकल फ्रंट्स को वल्नरेबल छोड़ दिया है। बेशक अमेरिका के पास टॉप क्लास टेक्नोलॉजी है, लेकिन जिस हिसाब से अमेरिका कंटिन्यूअसली हाई इंटेंसिटी वॉरफेयर में लिप्त होता जा रहा है, उसे मैच करने की इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इस वक्त अमेरिका के पास नहीं है। स्टॉक खाली हो चुका है, नई मिसाइल्स बनाने में काफ़ी वक्त लगेगा। और इस बीच अगर चाइना ताइवान थिएटर गर्म हुआ तो अमेरिकन मिलिट्री एक मैसिव टैक्टिकल डिसएडवांटेज में फंस सकती है।